बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज़म खान के बयान के बाद पूरा जो इस वक्त मंजरनामा है वो वाज़े हो चुका है और यूं लग रहा है कि इस पूरे ड्रामे का जो नतीजा है वो भी सामने आ चुका है, क्योंकि अब मामला इमरान खान की गिरफ्तारी पर ही रुकने वाला है और इस गिरफ्तारी का बाज़ाब्ता बाकायदा ऐलान भी हो चुका है। अब इस गिरफ्तारी के हवाले से कुछ मेरे पास बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स भी हैं। इस्लामाबाद से कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दो बड़ी पेशरफ्त इस वक्त सामने आई हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। लेकिन ये साइफर वाला मामला जो है, इसमें अब नए मोड़ आते जा रहे हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी तफसीली पोस्टमार्टम करेंगे और मेरे पास एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है और वो ये है कि साइफर वाले मामले पर ताकतवर हल्के कहां पर खड़े हैं और इसके साथ ही साथ जो पीडीएम की जमातें हैं वो कहां पर खड़ी हैं और इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी है, किस तरह से ये मामला ताकतवर हलकों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़े मसले में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये नाज़रीन कराम बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं और जाहिर बात है कि एक्सक्लूसिव कुछ खबरें भी हैं मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले आपके सामने कुछ और डेवलपमेंट्स रख देता हूं। अब आपको पता है कि इस वक्त तमाम तर चीज़ें इस मुल्क में हो रही हैं और अपनी तरफ से ये इंतखाबी इस्लाहात भी और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो भी कर रहे हैं बड़ी तेज़ी से। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस सारी की सारी सिचुएशन में, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर इमरान खान को माइनस करके ये सिस्टम के अंदर जो तब्दीलियां भी लाना चाह रहे हैं और इमरान खान को बिल्कुल साइडलाइन करके उनकी कोई वक़्त नहीं है और ये बेसिकली सारे इकट्ठे हुए हैं मफाद परस्तों का टोला। अब मैं एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ही आपके सामने रख देता हूं जिससे आपको चीजें समझ आ जाएंगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर ने इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों से उनके असासों और दोहरी शहरियत से मुतल्लिक बयान हल्फी ना लेने की सिफारिश कर दी। मतलब कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है बराए पार्लिमानी उमूर, उसने इलेक्शन कमीशन को सिफारिश किया कि आप उम्मीदवारों से दोहरी शहरियत का बयान हल्फी ना लें आइंदा से और उनके असासों से मुतल्लिक भी बयान हल्फी ना लिया करें। इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर का इजलास मोहम्मद अबू बकर की जेर सदारत हुआ, जिसमें कागजात नामजदगी के फॉर्म ए और फॉर्म बी का मामला जेर गौर आया। बयान हल्फी के ये फॉर्म उम्मीदवार की दोहरी शहरियत और उसके असासों और वाजिबात से मुतल्लिक है कि उस पर क्या ड्यू है, उसके पास क्या एसेट्स हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि कायमा कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को सिफारिश की है कि बराए मेहरबानी ये वाले आप ना काम ना किया करें। मतलब हमसे हमारे असासों का बयान हल्फी अरकान असम्बली तो मुबर्रा होने चाहिए इन चीज़ों से, उनके वाजिबात, उनके असास से, उनकी शहरियतें, उनकी किस मुल्क के साथ वफादारी, ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाना चाहिए। और इस सब जी कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2017 में बयान हल्फी का कोई जिक्र नहीं। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने फैसले में बयान हल्फी को लाजमी करार दिया था। कायमा कमेटी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत चले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून से ऊपर नहीं है और आप इन चीज़ों को तब्दील करें फौरी तौर पे। तो ये सारी बात है, वारदात ये सारे इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने वारदातें डालनी है और अपने अपने मफादात की जंग जो है वो इन्होंने लड़ते रहना है। अब नाज़रीन कराम, मेन खबर पर आने से पहले दो बड़ी अपडेट्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो भी ले लें क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, बल्कि मेरे नजदीक तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई है और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि 9 मई को होने वाले हमले बिलाशुबा संगीन है। ऐसे हमले कभी नहीं हुए, लेकिन ट्रायल जो है वो मुनसिफाना होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की और आज समाअत का आगाज हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने दलाइल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने तहरीरी जवाब से मुतल्लिक दलाइल दूंगा, तहरीरी जवाब पढ़ूंगा क्योंकि 9 मई के वाकयात की टाइमलाइन सामने रखना चाहता हूं। 9 मई को 3 से 7 बजे के दरमियान मुख्तलिफ इलाकों में फौजी तनसीबात और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, मियां वाली में आलम का इस्तेमाल करता जहाज तोड़ा गया और दीगर तमाम तर चीजें उन्होंने सामने रखी। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि मुजाहिरीन ने 9 मई को कोर कमांडर हाउस के अंदर मस्जिद पर भी हमला किया, यह भी कहना था इनका। और इस सब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सवाल किया कि कौन कौन सी दफात लगाई गई है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान के जराइम सिविल नौयत के नहीं है, मुल्जिमान पर दफा 302 जो है उसका भी इतलाक किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि क्या किसी आर्मी ऑफिसर की डेथ भी हुई, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन उन्होंने सवाल पूछा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसी आर्मी ऑफिसर के जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि जब किसी आर्मी ऑफिसर की डेथ नहीं हुई तो दफा 302 जो है वो कैसे लगा दी। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा था कि यह दलाइल हिदायत पर नहीं दे रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि बेहतर होगा कि आप इस मामले पर हिदायत ले लें। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जो आज हकाइक बताए उनकी बुनियाद पर कह रहा हूं कि फुल कोर्ट बनाकर केस सुना जाए। और इस सब के अंदर
जस्टिस मुनीब ने भी बातें की और तमाम तर चीज़ें भी हुई, और चीफ जस्टिस ने ये बात कही कि मुल्जिमान का ट्रायल होना चाहिए, मुल्जिमान ट्रायल के लिए तैयार हैं लेकिन ट्रायल मुनसिफाना होना चाहिए। आर्मी एक्ट को उनके लिए डिज़ाइन किया गया जिन पर बुनियादी हुकूक जो हैं वो लागू नहीं होते, ये जस्टिस मुनीब साहब का कहना था। और उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट कोई गलती नहीं, कानून बनाया ही मखसूस अफराद के लिए गया, उन अफराद को भी आर्मी एक्ट के दायरे में घसीटा जा रहा है जिनके बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइन देता है। आर्मी एक्ट के डिज़ाइन, पैरामीटर्स और ज़रूरियात में फ़र्क है। आपने जो डाटा पेश किया उसके हक़ाइक़, इल्ज़ामात की नौइयत बहुत संगीन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो चली हैं और केस की समाअत जो है वो अब जुम्मे की सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। एक और बड़ी अपडेट हुई है जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसके खिलाफ केस को डी लिस्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत जुम्मे को होना थी, ताहम केस डी लिस्ट होने का नोटिस जारी कर दिया गया है। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरत बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी नोटिस के मुताबिक फौजी अदालतों से मुतल्लिक केस की वजह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस को डी लिस्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी मुलतवी कर दिया गया है। ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत जो है वो जुम्मे को होगी। मतलब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है इसका केस अब ये जो किया गया है बेसिकली डी लिस्ट, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन भी है, बहुत ज्यादा मानी खेज भी है। और इसका अब क्या मतलब निकाला जाए, इससे अब क्या नतीजा अखज किया जाए, ये समझ नहीं आ रही। और वैसे आई थिंक कि इस सारी सिचुएशन में चीफ जस्टिस के वैसे ही दिन जो है वो ऑलरेडी आपको पता है गिने जा चुके हैं, और अब कोई फैसले आते भी हैं तो उनका कोई ज्यादा लॉन्ग टर्म फायदा नहीं होगा। इसलिए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो फैसला है, अब वो फैसला भी एक होम्योपैथिक फैसला ही आ सकता है, क्योंकि ये कितनी जल्दी जल्दी आप देखें ना कि चीजें करनी थी, कितनी जल्दी मामलात हल करने थे, रोजाना की बुनियाद पे ईद से पहले पहले मामला निपटाना था, लेकिन अब कितना आराम से चीजें चल रही हैं, इधर से ही आप समझ जाएं। अब जरा आ जाते हैं मेन खबर पे। साइफर के ऊपर बहुत ज्यादा वावेला हो रहा है। मैंने पिछली वीलॉग के अंदर पूरा साइफर का बयानिया इनका उड़ा के रख दिया, सबूतों के साथ हम निकाल के इनकी वीडियोस लाए और आपके सामने रखी, लेकिन इन्होंने ये सोच समझ कर मंसूबा बनाया, तो हम इस मंसूबे पर अमल दरामद कर रहे हैं। वो अमल दरामद किस तरह से शुरू हुआ, उससे पहले 3-4 बुनियादी सवाल हैं। ये जो नाज़रीन किराम मैं आपके सामने कुछ सवाल और इनके जवाब रखने लगा हूं, इन सवालों के जवाब जो हैं वो हर बंदा दे रहा है, और ये पूरे का पूरा साइफर का बयानिया जो इमरान खान के खिलाफ है उसे उड़ा के रख देते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या साइफर आया था या नहीं। इसका जवाब है कि जी बिल्कुल साइफर आया था। पहले तो कहा गया कि साइफर आया ही नहीं, फिर कहा गया कि ऐसे मरासले मामूल के मुताबिक आते रहते हैं, और अब कहा यह जा रहा है कि साइफर गुम कर दिया गया। यानी एक चीज एस्टैब्लिश हो गई, नंबर 1 पॉइंट, कि साइफर आया था, और रियासती सतह पर साइफर का होना आज तक किसी भी लेवल पर झुटलाया नहीं गया। दूसरा सवाल है कि क्या इस साइफर में धमकी आमेज जुबान मौजूद थी। जी बिल्कुल, इस धमकी आमेज जुबान के मौजूद होने की गवाही जो है वो मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने असेंबली फ्लोर पर तस्लीम किया कि इसमें धमकी आमेज जुबान थी। हिना रबानी खर ने, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की स्टेट मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स के लिए, उन्होंने तस्लीम किया। तमाम तर लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इसमें धमकी आमेज जुबान थी। नंबर 3, अहम तरीन सवाल, कि अगर इसमें धमकी आमेज जुबान थी और इसमें जो लहजा था वो डिप्लोमेटिक नहीं था, तो क्या पाकिस्तान ने अमेरिका से एहतजाज किया था। तो जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने अमेरिका के सफीर से एहतजाज किया था, और यह फैसला सिर्फ उस वक्त की हुकूमत या फिर इमरान खान का नहीं था, बल्कि यह फैसला उस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का था, जिसमें ज्वाइंट चीफ, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, आपके DGISI और तमाम तर लोग मौजूद थे। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि मुतफ़िका फैसले के तहत स्टेट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह था कि डिमार्च किया जाए और एहतजाजी मरासला थमाया जाए। नंबर 4, अहम तरीन सवाल जो ज्यादा जो डिबेटेबल है, कि क्या कोई साजिश हुई थी। पाकिस्तान में अमरीकी मुदाखलत को रियासती सतह पर तस्लीम किया गया, और पहला कौमी सलामती कमेटी का फोरम, और दूसरा, और इस सब के अंदर उस वक्त के DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे मुदाखलत करार दिया था, और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। 5वां सवाल यह है कि क्या साइफर मामले की तहकीकात हुई या किसी अदालत से कोई फैसला आया। बिल्कुल भी नहीं हुई। इसका जवाब है नहीं, कतई नहीं। इमरान खान ने कमीशन बनाया, खत्म कर दिया गया। चीफ जस्टिस को सदर पाकिस्तान ने खत लिखा, कोई पेशरफ्त आज के दिन तक नहीं हुई, ना ही इस बाबत किसी फोरम ने कोई तहकीकात की कि यह मामला क्या है। नंबर 6, क्या इमरान खान ने साजिश
اور جھوٹ پر مبنی بیانیہ گھڑا اور یہ مقدمہ عوام کے سامنے رکھ کے عمران خان نے کوئی جرم کیا، تو ناظرین اکرام سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں مداخلت ہو اور اس ملک کا وزیر اعظم اپنی قوم کو حقائق سے آگاہ کرے تو یہ کیسی سازش ہے، یہ کیسا جھوٹ ہے؟ اگر عمران خان نے پاکستانی قوم کو اعتماد میں نہیں لینا کہ بھئی ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو پھر کیا عمران خان بھارت کی عوام کو اعتماد میں لے گا؟ عمران خان افغانستان کے لوگوں کو اعتماد میں لے گا؟ عمران خان نے کس سے رجوع کرنا تھا؟ وہ ایک منتخب وزیر اعظم تھا، اس نے اپنا مقدمہ اپنی عوام کی عدالت میں رکھنا تھا، اور کیا عوام کے سامنے، ملک کی عوام کے سامنے یہ چیزیں رکھنا کیا گناہ ہے؟ لیکن اب اسے گناہ بنا دیا گیا ہے۔ اب ناظرین اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، صورتحال یہ بن چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر اپنے حلف سے خلاف ورزی کا مقدمہ چلانے کا منصوبہ ہے، اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی کا بھی عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا۔ اور اس سب کے اندر سوال یہ ہے کہ کیا ایسے مقدمے کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ڈرامے سے ملکی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچا، سائفر جیسے جھوٹے ڈرامے جو ہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کی آڈیو کی تصدیق ہے، اعظم خان کا جو بیان ہے، گھٹیا سیاسی مقاصد کے لیے سائفر ڈرامہ رچانے کے جرم میں شاہ محمود قریشی بھی شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اعظم خان کے منع کرنے کے باوجود سابق وزیر اعظم نے سائفر جیسی خفیہ دستاویز پبلک کی جو کہ ایک جرم ہے۔ سائفر گم نہیں ہوا، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہے، انہیں گرفتار کر کے برآمدگی ضروری ہے، یعنی عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے تاکہ وہ سائفر جو کہ ایک قومی راز ہے وہ عمران خان سے برآمد کیا جا سکے۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سوال کے جواب پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اعظم خان نے اپنے بیان میں وضاحت کر دی ہے کہ وہ کہاں تھے۔ بیان کے مطابق وہ اپنے دوست کے گھر پر تھے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے لیے سامنے آنے سے گریز کر رہے تھے، منظر عام پر آنا اعظم خان کا اپنا فیصلہ ہے۔ یہ ساری باتیں بھی ویسے انہوں نے کہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جن کا اپنے گھر والوں سے بھی رابطہ تھا۔ البتہ خبر یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے جو بھانجے ہیں سعید خان، انہوں نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے دعووں کی تردید کر دی اور اعظم خان کا اپنے خاندان میں کسی بھی شخص، کسی بھی فرد سے کوئی رابطہ نہیں تھا، یہ انہوں نے تصدیق کی ہے۔ اچھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اریسٹ کرنے کے لیے مکمل طور پہ جو منصوبہ بندی ہے وہ اس وقت کر لی گئی ہے۔ ماحول جو ہے، یا پھر آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ بہتر لفظوں کا سٹیج سیٹ ہے، تیاری بالکل مکمل ہو چکی ہے، اور اس وقت تمام تر سٹیک ہولڈر ایک پیج پہ ہیں۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ بہت کچھ مثبت پیش رفت ہوئی طاقتوروں کے ساتھ بھی، یہ تمام تر چیزیں بھی، لیکن قطعاً یہ اس کا نتیجہ نہ نکالا جائے یا اس سے یہ بات اخذ کر لی جائے یا اس سے یہ پرسپشن نہ بلڈ کر لی جائے کہ جی عمران خان صاحب کے لیے معاملات بالکل ٹرن ہو گئے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ حکومت اور طاقتور حلقوں کا آپس میں کچھ چیزوں پر اختلاف ہے، لیکن عمران خان کو مائنس کرنے کے اوپر ابھی بھی یوں لگ رہا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایک ہی سائڈ پہ ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک چیز ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے اب کہا یہ جا رہا ہے، اور یہ بہت ہائی لیول سورسز بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس مقدمے میں گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر سنگین غداری، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اپنے حلف کی خلاف ورزی، یہ تمام تر مقدمات چلانے اور دفعات لگانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اس سب میں جیل کی تیاری بھی ہو چکی ہے۔ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا 8 اگست سے پہلے یہ گرفتاری ہوتی ہے یا بعد میں، مطلب اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ گرفتاری ہوتی ہے یا نہیں، یہ حکومت عمران خان کی گرفتاری کا وزن برداشت کرتی ہے یا نگران حکومت کے ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن طاقتور حلقوں کی طرف سے یہ بڑا واضح کمیونیکیٹ کیا گیا ہے حکومت کو کہ بھائی اگر آپ نے سارے معاملات ہمارے اوپر ہی ڈالنے ہیں اور آپ نے عمران خان کی گرفتاری کا ملبہ نہیں لینا اپنے اوپر، تھوڑا سا آپ نے وہ برڈن شیئر نہیں کرنا، تو پھر ہم نے ہر معاملہ خود کرنا ہے، تو ہم آگے ہر معاملے میں اپنی مرضی بھی خود کریں گے۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، اور اس بات کی گہرائی میں جائیں اور اس بات کو سمجھیں۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اسلام آباد سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب کو اس کیس کے اندر دھر لینے کا، اور خان صاحب نے ویسے 2 دن پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے اپنی پارٹی کو بتا دیا ہے کہ نیکسٹ ویک آئی ول ناٹ بی امنگسٹ یو، اور آپ نے اپنے معاملات دیکھنے ہیں، یعنی خان صاحب کو پتہ ہے کہ پیچھے سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی خراب ہو سکتی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔